नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा वीडियो है ब्रिक वर्क करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिक वर्क करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से प्रोसेस है, कौन से लेवल से होकर ब्रिक वर्क गुजरता है, जो कि आजकल उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दोस्तों अपने घर के लिए। चाहे आप सुपरवाइज़र हो या फिर इंजीनियर हो, इंटीरियर हो, जो भी सिविल रिलेटेड आपका जो भी काम हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, ये वीडियो आपके लिए सबके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसमें कोई भी मसाला या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर कोई भी ऐसा जो कंटेंट बनाते हैं लोग, उस हिसाब से कुछ भी ऐसा यूनिक और एंटिक कुछ नहीं है। बस सिंपल मेरा एक ही मोटो है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है और आपको वो चीज़ें मुझे जो बतानी चाहिए ब्रिकवर्क के बारे में अकॉर्डिंगली वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आपको थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा कंटेंट देख के या फिर वीडियो का ये देख के थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार काफ़ी बोरिंग हो रहा है, या फिर ये मतलब ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन आप जब तक एंड तक नहीं देखोगे वीडियो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज़ के लिए है और ये क्यों है और आपको इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ती है वीडियो के लिए। तो सबसे पहले हमें जो हमारा रेट ब्रिक फाइनलाइज हुआ है उसका सैम्पलिंग करना है, मतलब टेस्ट करना है। दो तरह की टेस्ट होती है। एक फील्ड टेस्ट होती है जो आप अपने साइट पे कर सकते हो, और एक लैब टेस्ट होती है जो लैब वाले आपको रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है, तो फील्ड पे कैसे करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको दो ब्रिक्स लेना है। ऐसे जब आप करोगे दो ब्रिक्स को, तब आपको ये जो साउंड आ रहा है ये साउंड मेटेलिक साउंड होना चाहिए, मतलब टन 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 ऐसे जो बजता है ऐसी बजनी चाहिए, ऐसी आवाज़ होनी चाहिए दो ब्रिक के बीच में। और आपका जो ब्रिक है, अगर मान लीजिए ये ब्रिक है तो इसके जो एजेस रहते हैं, ये जो एजेस है, तो इसको अगर ऐसे आप करोगे, रब करोगे, तो ये जो है ये धार वगैरह जो है इसको धार बोलते हैं, तो एजेस वगैरह जो भी है, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसे अंगूठे से अगर उसको तोड़ने की कोशिश करोगे वो धार को, एज को, तो एज आसानी से टूटनी नहीं चाहिए। ये एक आपका टेस्टिंग का एक तरीका है। और आपका अगर ये ब्रिक ऐसे वर्टिकल वर्टिकल ऐसा पकड़ के अगर आप 1 मीटर से अगर ऐसा नीचे छोड़ते हो, ठीक है, ऐसी वर्टिकल सिचुएशन में अगर आप 1 मीटर हाइट से अगर नीचे ब्रिक को फेंकते हो, छोड़ते हो, तो ये ब्रिक को है ना ऐसे क्रैक्स नहीं जाना चाहिए या फिर ऐसे दो पीस नहीं होने चाहिए। तो ये एक आपका टेस्ट रहेगा ऑन फील्ड पे। और इसका जो मिनिमम वेट होता है जो कि बुक्स में दिया जाता है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, जो वॉल्यूम दिया जाता है, मतलब साइज़ दिया जाता है जो बुक्स में वगैरह सिखाया जाता है हम लोगों को। तो उसके वॉल्यूम के हिसाब से आपको उसका कम से कम 2.75 केजी वेट आना चाहिए, वेट। और मैक्स टू मैक्स आपका 3.17 केजी आना चाहिए, उस अकॉर्डिंगली वो साइज के हिसाब से, उसका वॉल्यूम के हिसाब से। अगर उससे कम या फिर उससे बहुत ज़्यादा भी जा रहा है तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा लैब का भी आपको रेफरेंस लेना होता है, तो वो लेना पड़ेगा। तो ये एक हो गया आपका टेस्ट फील्ड पे करने का। फिर भी इसका जो वेट रहता है, इसके वेट के हिसाब से 20% ज़्यादा पानी इसने ऑब्जॉर्व नहीं करना चाहिए। जब आप इसको पानी में डुबो के रखोगे तो इसका जो वेट है जो मैंने बताया 2.75 से लेके 3.17 केजी तक होना चाहिए, अकॉर्डिंगली उसका साइज जो दिया है, जो मैंने बताया अभी आपको। तो वो वेट के हिसाब से 20% से ज़्यादा ऊपर इसको एब्जॉर्व करने के बाद में, पानी में डुबोने के बाद में 20% से ज़्यादा वेट नहीं आना चाहिए इसका। ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए इसने 20% से ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक आपका टेस्टिंग का पॉइंट हो गया। अभी
नॉर्मली एक थोड़ा सा जनरल भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी ब्रिक वर्क जब आरसीसी अगर आपका काम होगा, इस साइड में रख देते हैं। आरसीसी अगर आपका काम होगा तो आरसीसी में सबसे पहले आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा। मतलब कॉलम वगैरह, बीम, स्लैब वगैरह सब ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, ढांचा बन जाएगा। उसके बाद में बांधकाम को शुरुआत होती है। और लोड बेरिंग जो रहता है, लोड बेरिंग भी एक रहता है जो कि पहले करते थे लोग, आज भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो गया अभी वो। तो लोड बेरिंग सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले ब्रिक वर्क होता है, सबसे पहले ब्रिक वर्क होता है। और ब्रिक वर्क होने के बाद में फिर कॉलम्स वगैरह हम, या फिर स्लैब वगैरह जो भी आप रूफ वगैरह बनाते हैं उसके लिए, तो वो बनता है। तो सबसे पहले आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज। तो ये हो गया आपका। मे बी पॉइंट्स मैंने अभी कैलकुलेट किए नहीं कितना पॉइंट हुआ है। तो आपको अभी ये मोटा मोटी पता चला है कि लोड बेरिंग सिस्टम में क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो रहता है आपका, स्ट्रक्चर का वेट जो है वो ब्रिक वर्क के ऊपर रहता है, और आरसीसी का ब्रिक वर्क पे नहीं होता है। सिंपल से ये आपका एग्जांपल हो गया। अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट, आपका जो लोड बेरिंग का स्ट्रक्चर है, अगर लोड बेरिंग में आप कर रहे हो काम, तो आपको सबसे पहले ही आर्किटेक्चरल पूरा ड्राइंग्स वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आपका आरसीसी काम चल रहा है तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ढांचा वगैरह खड़ा होने के बाद में ही आपको बांधकाम का पूरा प्लान वगैरह मिलता है, जिसमें आपको रूम डायमेंशंस मिल जाएंगे, वॉल फेस वगैरह, वॉल थिकनेस वगैरह, डोर पोजीशन, विंडो पोजीशन, वेंटिलेटर पोजीशन, जो भी आपका ओपनिंग्स डिटेल्स है, सेक्शंस वगैरह है, ये सब कुछ उसमें दिया रहेगा। कितना थिकनेस का आपको वॉल बनाना है, क्या करना है, सब कुछ, सब चीज़ें उसमें दिया जाता है। ओपनिंग्स वगैरह सब, शेड्यूल्स वगैरह सब रहते हैं, सब डिटेलिंग उसमें रहेगा। अभी जब आपका ब्रिक वर्क, आपको मान लीजिए ब्रिक वर्क स्टार्ट करने से पहले, ब्रिक वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रिकॉशंस लेनी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। चाहे आप इंजीनियर हो, या फिर खुद का घर बना रहे हो, या फिर कोई भी सिविल रिलेटेड फील्ड से हो, तो आपको कुछ थोड़ी सी मोटा मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी बुक्स में जो दिया जाता है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, इस शेप का मतलब ब्रिक्स दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है हमें, ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में इससे मतलब थोड़ा बहुत साइजेस कम ज़्यादा हो सकता है आपका, मतलब मार्केट में मिलता नहीं है, क्योंकि वो हैंडमेड रहता है, या फिर मशीन मेड होगा तो भी थोड़ा सा मतलब आपको वेरिएशन उसमें देखने को मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी आपका सैंपल आपने मंगाया था, आपने टेस्ट वगैरह किया, ये सब चीज़ें हो गई है। तो अभी आपको मतलब प्रोडक्ट वगैरह फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, टेस्टिंग सब क्लियर हो गई। अगर वही यूज़ करना है, अभी फाइनलाइज हो गए, वही कंपनी से हमें मटेरियल मंगाना है वगैरह जो भी है, वो फाइनल हो गया। अभी फाइनलाइज होने के बाद में आपको क्या होता है, आपके पास अब मान लीजिए अभी आर्किटेक्चर सब ड्राइंग्स वगैरह आ चुके हैं, तो अकॉर्डिंगली दिस प्लान आपको पूरा लाइन आउट करना होता है। लाइन आउट मतलब क्या, कि मान लीजिए ये आपका रूम है, मान लीजिए आपका स्लैब का प्लेट है, ठीक है, या फिर रूम मान लीजिए। तो यहाँ पे एक ईंट लगा दिया, यहाँ पे एक ईंटें लगाते यहाँ तक आ गए आप। यहाँ पे दरवाज़ा छोड़ना है, तो यहाँ पे ईंटें नहीं लगेगी, ठीक है, यहाँ पे ईंटें नहीं लगेगी, तो ये दरवाज़ा हो गया आपका। तो यही तक आपको ईंटें लगानी है, ये एरिया में एक लगानी है। तो यहाँ से फिर से यहाँ तक एक ईंट लगानी है, यहाँ से
फिर से एक 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 ईंट लगानी है। अगर यहाँ पे पीछे किधर आपको गैलरी बालकनी वगैरह निकालना है तो मान लीजिए यही यही तक ईंट लगेगी, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये दरवाज़ा हो गया, ये दरवाज़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एक, ये हो गया आपका लाइन आउट। एक एक ईंट लगानी है सबसे पहले। ये क्यों करना है आपको, ये भी आपको थोड़ा वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे मतलब क्या बताना है आपको और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं साइट के ऊपर, ठीक है। ऑन साइट पे कुछ बहुत अलग चीज़ें होती है दोस्तों, तो आपको वो चीज़ थोड़ा पूरा वीडियो समझ लेना है। शायद आपको इससे सब ज़्यादा भी मतलब अभी तक जो भी मैंने बताया वो आपको सब पता हो, लेकिन इसके आगे की भी चीज़ें जो है वो आपको देखनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये आधा घंटा जो भी रहेगा आपका, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा। तो ये लाइन आउट करने के बाद में आपको ये करने का ज़रूरत किस लिए है, क्योंकि लाइन आउट होने के बाद एक बार आपको आर्किटेक्ट को बुलाना होता है साइट पे, या फिर जो भी आपका उनका बंदा होगा जो सुपरवाइज कर रहा है, या फिर पीएमसी होगा जो पूरा नॉलेजेबल पर्सन होगा जो आपको ओके प्रोसीड दे देगा वो काम के लिए। तो ये क्यों करना है, क्योंकि अगर आपका बांधकाम हो जाता है, प्लान के अकॉर्डिंग आप बांधकाम कर देते हो, बाद में फिर आर्किटेक्ट का विजिट होता है या फिर जो भी उनका बंदा होता है वो उनका विजिट होता है, तो वो इंजीनियर्स वगैरह जो भी रहेंगे ऑथोराइज पर्सन, तो बाद में वो बोलते कि अरे यार ये यहाँ से ये दीवार तोड़ना है, ये करना है, वो करना है, ये यहाँ से हटा दो, वो हटा दो। तो ये डिसीजन इसमें क्या होता है, आपका सबसे पहले तो आपका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, आपका मटेरियल वेस्टेज हो जाता है, सीमेंट सैंड विंड चाहिए। एक बात हो सकता है कि आप कम से कम 70% ईंटें आराम से निकाल के उसको बचा सकते हो, लेकिन बाकी मटेरियल तो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें भी रहती है, मजूरी वगैरह जाती है ना तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये आपको बुला लेना है उनको और लाइन आउट दिखा देना है। लाइन आउट के हिसाब से अगर उन्होंने ओके बोला तो ठीक है, आप वॉल्स मतलब आगे क्या करना है वो बताता हूँ मैं आपको। अगर नहीं ओके बोला है तो यहीं पे चेंजेस होगा, नुकसान कोई होने वाला है नहीं यहाँ पे, यहीं पे मतलब चेंज करना है। डूअर इधर आ गया तो ये लाइन आउट, ये बांधकाम पूरा इधर सरक जाएगा, इधर दरवाजा आ जाएगा, तो ये एक एक ईंट निकालने में आसानी हो जाती है, तो अपना नुकसान कम हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, सब कुछ मतलब सही रहेगा। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है। अभी ये चेकिंग वगैरह होने के बाद में अगर ये ओके होता है तो ये वापस से आपको निकाल लेना है पूरा, जो लाइन आउट आपने किया है वो लाइन आउट पूरा निकाल लेना है। और यही लाइन आउट के हिसाब से, बराबर यही लाइन आउट के हिसाब से आपको नीचे में पूरा एक और लाइन आउट करना है फाइनल होने के बाद में, ठीक है। अगर फाइनल होता है आपका ये पूरा विजिट के बाद में, तो वो लाइन आउट किस चीज़ से करना है आपको, आरसीसी से, आरसीसी पाटली वगैरह जो करते हैं ना हम, वो करना है। क्योंकि क्या होता है, स्लैब से जब ईंट डायरेक्टली आप लगा दोगे स्लैब के ऊपर, या फिर जो भी आपका बेस रहेगा, फ्लोर रहेगा, फ्लोर पे अगर टच करोगे डायरेक्ट ब्रिक, बाद में अगर डंपिंग वगैरह कुछ हो गया तो सिपेजेस होके पूरा पानी खींचता है ईंट, तो फ्लोरिंग पे पोंछा करते हैं बाद में, या फिर फ्लोरिंग के जो जॉइंट्स रहते हैं टाइल्स के, है ना, मान मान लीजिए ये यहाँ पे जॉइंट्स है, तो ये यहाँ से अगर पानी अंदर जाना चालू हो गया तो इसको कनेक्टेड जो भी वॉल रहेगा वो ब्रिक पानी खींचेगा पूरा, 3-4 फीट तक पूरा दीवार आपका ख़राब कर सकती है, ठीक है। पूरा लीकेज समझ में नहीं आएगा आपको, पानी कहाँ से लीक हो रहा है, कहाँ से दीवार ख़राब हो रही है। तो नीचे आपको आरसीसी का लाइन आउट कर लेना है पूरा, आरसीसी पाटली की तरफ से अच्छा सा करना है, वो 4 इंच या 6 इंच का कर लीजिए, ओके। उसके बाद में उसके ऊपर ईंट रखना चालू कर दीजिए। ये हो गया आपका बांधकामचा एक अच्छा तरीका, ओके। अभी जैसे कि हम बात कर रहे कि लीकेजेस वगैरह या फिर नहीं होना चाहिए, तो मतलब डंपिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, वॉल्स वगैरह ख़राब नहीं होना चाहिए, ये जो चीज़ें हम देख रहे थे, मतलब यहाँ पे आपका कंसर्न आ गया वाटर प्रूफिंग का, या फिर जो भी पानी का है, पानी का इशू सिंपल लैंग्वेज में। अगर मान लीजिए उसके ऊपर और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये अगर ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो आपको क्या करना है, पानी का जो स्लोप रहता है, ये नॉर्थ हो गया, मान लीजिए ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट।
आपको पानी का जो स्लोप रहेगा, मतलब स्लोप पानी, मतलब जो भी आपका फ्लोर रहेगा, फ्लोर का स्लोप जो है वो या तो ये साइड में रखना है, ईस्ट साइड में, या फिर ये जो आपका साउथ साइड है, ये साउथ साइड में आपको उसको स्लोप, पानी का स्लोप मतलब ये कॉर्नर में आएगा ऐसा, ठीक है। तो ये रखना चाहिए आपने। तो ये जो है ये थोड़ा सा नॉर्मल से टेक्निकल पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए। इसका रीज़न भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों रखना है, क्या रखना है, मतलब क्या होता है उससे वगैरह। तो ये आपको आर्किटेक्ट भी समझा सकते हैं कि क्यों रखना रहता है, मतलब स्लोप ये साइड में क्यों रखना होता है। अभी जो भी आपका बाथरूम का साइजेस वगैरह दिया रहता है, बाथरूम का साइजेस जो भी दिया हुआ रहता है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका शुरुआत करने से पहले जो भी है सब डिसीजन पहले से लेने चाहिए, रूम्स के भी और सबके। मतलब बाथरूम में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है आपको साइज़ में। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी होती है ताकि आपका मतलब जो भी है साइड पे एग्जीक्यूशन अच्छे से रहे, सुपरवाइजिंग जो भी आप कर रहे हो वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, इसीलिए ये सब चीज़ें छोटी छोटी। तो अभी अगर आप फ्लैश का अगर ब्रिक यूज़ करते थे, मतलब एएसी ब्लॉक करते थे, तो उसके लिए क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं, रेड ब्रिक को क्यूरिंग करना पड़ेगा आपको, है ना। तो डेली क्यूरिंग करना पड़ता है, एक 10-12 दिन वगैरह, जितना कम से कम 8 दिन तो आपको करना चाहिए हर एक आइटम को। 8-8 दिन तो कम से कम करना चाहिए क्यूरिंग वगैरह। और जो भी आप एक एक आइटम, मतलब मान लीजिए मैंने आज सिल लेवल तक बांधकाम किया, उसको 8 दिन हो गए, सिल के ऊपर थोड़ा बांधकाम किया, उसको 8 दिन हो गए। तो ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट 10-15 दिन, 1 महीना तो पानी मारने में जाता ही है हर एक वॉल को वगैरह, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है वो, ठीक है। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा बताना ज़रूरी था कि आपको एसी ब्लॉक को क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपका आरसीसी या फिर कोई भी ऑफसेट आ रहा है, कोई भी आइटम आ रहा है, कोई भी का वर्क आ रहा है, जो भी कोई मतलब आरसीसी का पाटली बना रहे, तो उसको पानी मारना चाहिए, ठीक है। मतलब ब्लॉक को ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको ज़रूर है। तो ये चीज़ें हैं, जहाँ पे रेती सीमेंट वगैरह आ रहा है, संबंध आ रहा है, तो वहाँ पे पानी मारना ज़रूरी होता है। अभी जो काम चल रहा है रोज़, ब्रिक वर्क चल रहा है वगैरह जो भी है, तो आपने जो भी आपका रूम है, मान एरिया है आपका, तो इसका साइज़ जो है रोज़ के रोज़ आपको, मतलब जो काम हो रहा है, प्रोग्रेस में हो रहा है, उसका साइज़ रोज़ लेना है। उसका ये वाला लेंथ है या फिर ये वाला विड्थ है, तो ये पूरा चेक करना है। जो भी विंडोज़ का ओपनिंग दिया है वो भी चेक करना है, सेल कितना दिया है वो भी चेक करना है। ये प्लम में है कि नहीं बांधकाम, जब बांधकाम ऐसा उठेगा ऊपर, तो ये जो हाइट रहेगा उसका बनेगा, तो ये प्लम में है कि नहीं, ओलंबा ओलंबा बोलते हैं उसको। तो ये भी चेक करना है, हर रोज़ करना है ये दोस्तों। ये करने का कारण इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे ऊपर आपका फ्लोर बढ़ता जाएगा, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर या फिर बिल्डिंग है, जो भी है अपार्टमेंट है, तो उसका साइज़ेज़ जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हो, वैसे-वैसे आपके कॉलम के साइज़ेज़ रिड्यूस होते हैं, बीम के साइज़ेज़ रिड्यूस होते हैं या फिर हो सकते हैं। तो आपको ये चेक इसीलिए करना है कि रूम के साइज़ेज़ वगैरह सब चेक करना है, क्योंकि वो रिड्यूस होंगे तो आपका पूरा फ़र्क आ जाएगा पूरा कारपेट में या फिर बिल्डअप में या फिर जो भी है चीज़ें हैं, या फिर आपका जब फिनिश होने में को आता है, फ्लैट, घर, बिल्डिंग, बंगला जो भी है, तो आपका जो अगर प्लम में नहीं है या फिर कोई साइज़ का डायगोनल नहीं है, काटकोने में नहीं आया, बांधकाम वगैरह सब कुछ है, तो उसको कवर करने के लिए बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि उसको कवर करने के लिए, कवर अप करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टर का थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुट्टी करना पड़ेगा, जो भी नेहरू करने हो, प्लास्टर जो भी करना है आपको, उसके लिए सबसे ज़्यादा मटेरियल लगेगा, आपको सैंड भी लगेगा, तो वो कवर करने में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी बहुत ज़्यादा जाएगा। तो आपको पहले दिन से ही ध्यान में रखना है कि हर रोज़ आपको हर एक रूम का, हर एक चीज़ों का साइज़ेस वेरीफ़ाई करना है, ओलंबा देखना है, प्लम देखना है, सब कुछ देखना है, ओरिएंटेशन देखना है, डायगोनल देखना है, सब देखना है, ठीक है? तो इसमें मतलब मोटा-मोटी आप रूम का लेंथ चेक कर सकते हो, विड्थ चेक कर सकते हो, दरवाज़े का साइज़ देख सकते हो,
ठीक है। तो बाथरूम का साइज़ देख सकते हो, विंडो का एंट्रेंस वगैरह, लॉबी वगैरह, सर्वेंट रूम, किचन रूम, जो भी टीवी एवी रूम, वार्डरोब रूम वगैरह, पूजा रूम वगैरह होगा, हर एक रूम का आपका अलग अलग नहीं होना चाहिए, ताकि उसको कवर करने में आपको पूरा सब खर्चा जाता है, सब मटेरियल लगता है। तो वो चीज़ देखना है, और आपका ओवरऑल आपका ये जो भी मतलब सुपरविज़न रहता है वो भी मतलब बैड दिखता है फिर लास्ट में, एंड में। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी यहाँ तक तो आपको थोड़ा मोटा मोटी सब समझ गया होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, किस किस चीज़ें की ध्यान रखना है। ठीक है, कौन से टास्क आपको स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ तक तो आपको समझनी में आई होगी। अभी इससे आगे भी थोड़ा कुछ है, एक 4-5 पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आपका सबसे अच्छा बेनिफिट रहेगा, या फिर आपका आप बहुत अच्छे से काम करते हो, आपका बहुत अच्छे से मतलब इन्वॉल्वमेंट है वो घर बनाने में, वो प्रोजेक्ट बनाने में, वो जो भी है फ्लैट वगैरह वो बनाने में, ये अगर आप दिखाना चाहते हो तो आपको कुछ और भी चीज़ें उसमें ऐड करना होता है। जहाँ पे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे आपका ब्रिक वर्क आपको करना है, काम करना है आज, मतलब मान लीजिए मुझे सेकंड फ्लोर पे काम करना है, ठीक है? सेकंड फ्लोर पे काम करना है तो मैं थोड़ी वो कल ही वो जाके सेकंड फ्लोर पे मटेरियल चढ़ाना चालू करूँगा और वो करूँगा, तो वो चीज़ें क्या करनी है आपको? तो सेकंड फ्लोर पे अगर मुझे काम करना है तो मान लीजिए एखादा बेडरूम है, तो वो जो बेडरूम पे मुझे काम करना है, बांधकाम करना है, वहाँ पे मुझे सब मटेरियल पहले ही अगले दिन ही पूरा मटेरियल जितना लगने वाला है, मतलब सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स वगैरह, जो भी केमिकल्स वगैरह यूज़ करने वाले, जो भी सभी जो नीचे आप आरसीसी पार्टली करना है या फिर ऊपर करना है, मतलब नीचे वाला लाइन आउट के लिए, जो कि आपका डंपिंग वगैरह नहीं होता है, अवॉइड करने के लिए होता है, तो उसके लिए लगने वाले थोड़े बार्स वगैरह, रिंग्स वगैरह जो भी है, खड़ी वगैरह, वो सब लेके जाना है, पहले ही दिन पूरा स्टॉक कर लेना है वहाँ पे। ओके, तो स्टॉक करने के बाद में आपका आपके पास ड्राइंग रहता है, आर्किटेक्ट ड्राइंग रहता है, तो उसके हिसाब से आपको फिर से वही करना है, लाइन आउट करना है, उसको छपाई काम बोल सकते हैं आप, मतलब जो मैंने आपको समझाया था। तो वो करना है, वो करने के बाद फाइनल होता है कि ये बराबर है, सही है, सब चेकिंग कर लेना है, एक बार सुपरवाइज़र रहते हैं उसको मेजरमेंट देना है, डायरेक्टली बांधकाम नहीं करना है। क्योंकि पहली बार तो आपने लाइन आउट जो दिया है वो तो आर्किटेक्ट ने वगैरह फाइनल किया, सब कुछ चेक हो गया है, लेकिन जो भी सुपरविजन करता है, जो भी इंजीनियर है, जो साइट का जिम्मेदारी उनके ऊपर है, पूरा सब करना है, संभालना है, तो उनको दिखाना है एक बार वो छपाई काम करने का, उनको हर बार दिखाना है, हर एक रूम का, हर एक चीज़ें का, हर एक बार उनको दिखाना है कि ये सर ये लाइन आउट ठीक है क्या, ओके है क्या, मेजरमेंट देख लो, ठीक है। तो उसके बाद में आपको बांधकाम वगैरह करना है वगैरह, जहाँ पे आपका जैसे मैंने बताया कि यहाँ के दरवाज़ा है वगैरह जो है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका ब्रिक नहीं लगता है छपाई के टाइम में, मतलब लाइन आउट के टाइम में, तो वो सिंपल सी बात है, वो मैंने पहले एक्सप्लेन भी कर दिया हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको ध्यान में, और इंजीनियर हो या फिर सुपरवाइज़र हो तो आपको ये भी चीज़ करके रखना है कि साथों साथ मटेरियल तो डंप करना ही करना है काम करने से पहले दिन। और सेकंड थिंग, आपको जो आपका कॉलम रहता है, या जहाँ पे बांधकाम करते हैं वहाँ पे कॉलम्स तो रहते ही है, तो कॉलम पे आपको क्या करना है, मैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर होगा तो ही ये एप्लीकेबल होगा, लोड बेरिंग होगा तो नहीं होगा, तो उसके लिए अलग से आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अगर आपका आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है तो आपको बाद में वो चार्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप कॉलम पे लिख सकते हो, जो मैं अब बताने चाह रहा हूँ वो आपको लिखना है वहाँ पे। जहाँ पे मान लीजिए विंडो आ रहा है तो विंडो का साइज़ वहाँ पे लिखना है कॉलम के ऊपर, वेंटिलेटर आ रहा है तो उसका साइज़ लिखना है, ठीक है। तो विंडो आ रहा है तो उसका भी, या फिर सिल लेवल्स कितना है, लिंटल लेवल्स कितना है ना, ये जो लिखना है, ये लिखने वाला काम खड़ू या फिर पेंसिल ये चीज़ से मत करना है, आपको ऑयल पेंट यूज़ करना है। ऑयल पेंट हमेशा दोस्तों यूज़ करना चाहिए, साइड के ऊपर आपको एक ब्रश और ऑयल पेंट रहना चाहिए, और ताकि उसमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, वो जो लिखा हुआ रहता है वो हमेशा रहता है और लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और ये साथ ही साथ वो काम आप कब कर रहे हो उस दिन का डेट भी रखना है, लिखना है, और भी कुछ लिखना है आपको, तो वो भी चीज़ आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो।
ओके, मतलब मेरा कहना ये है, कोई भी काम करने से पहले हमारे पास उस चीज़ का सब प्रिपरेशन होना चाहिए, सब चीज़ें का स्टॉक भी होना चाहिए, हर एक चीज़ें वहाँ पे मार्क की हुई रहनी चाहिए, ताकि अगर आप साइट पे नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, तो आपका अगर कहीं जाना है आपको इमरजेंसी, तो कम से कम आप वो कॉलम पे बोल सकते हो कि वहाँ पे लिखा है, उस हिसाब से आपको करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन अपना काम ये करना है। हर बार आप प्लान कैरी नहीं कर सकते हो, अगर बारिश का मौसम है, कुछ भी है या फिर नहीं मिल रहा है टाइम पे, तो काम रुकना नहीं चाहिए। मज़दूर लोगों का या फिर मिस्त्री लोगों का पेमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन आपको ये चीज़ों का मतलब इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या आज के सेशन में किया है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मेटालिक साउंड आना चाहिए ब्रिक का, ठीक है। ये ब्रिक वर्क स्टार्ट करने से पहले मतलब आपको प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है, मतलब किससे ले रहे हो मटेरियल। मटेरियल देने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, किसका मटेरियल अच्छा है वो सिलेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें हैं, जो कि हमारा भी प्रॉपर्टी बन रहा है, जो भी हम बना रहे काम वो भी अच्छे से हो, इसलिए। सेकंड, एजेस, उसका जो एजेस है ब्रिक्स का, वो आपका ब्रेक नहीं होने चाहिए, ऐसे अगर आप अंगूठी से वगैरह करते हैं तो। ये सेकंड थिंग हो गया। 1 मीटर हाइट से आपको ब्रिक को वर्टिकली हाइट से वर्टिकली नीचे फेंकना है, तो वो क्रैक या फिर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। अभी आपका जो वॉल्यूम रहेगा ब्रिक का वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली, मतलब ब्रिक का साइज़ जो मैंने बताया वो 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, इसका जो वॉल्यूम बनेगा अकॉर्डिंगली वॉल्यूम के हिसाब से आपका जो वेट रहेगा ब्रिक का, उससे 20% ज़्यादा वेट नहीं आना चाहिए वाटर ऑब्जर्व करने के बाद में। मतलब ब्रिक को पानी के अंदर डूबने के बाद में आपको जो भी वेट अकॉर्डिंगली वॉल्यूम के हिसाब से ब्रिक का जो वेट रहेगा 2.2725 से लेके 3.17 तक जो रहता है, जो साइज़ का मैंने बताया, उससे 20% ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी थोड़ा टिपिकल पॉइंट्स, जो आरसीसी का भी बताया था मैंने, लोड बेरिंग का भी बताया था। तो ये बाकी चीज़ें तो आपको मतलब समझ में आ ही गई होगी। तो यही है दोस्तों, आपको थोड़ा सा मेरा कोशिश है कि आपको साइट पे ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो, काम करने में मज़ा भी आए, और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज रहता है मेरा बताने का, जो कि कोई ज़्यादा मैं मॉडिफिकेशन या फिर कुछ ज़्यादा एडवांस बताने का मतलब कोशिश नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ यही ट्राई रहता है हमेशा कि आपको बस नॉलेज मिलने का कोशिश करता हूँ, मैं देने का कोशिश करता हूँ, और आपके मतलब कोई भी पॉइंट छोटा मोटा जो है वो स्किप ना हो, ये चीज़ करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सिंपल वीडियो है दोस्तों, कोई ज़्यादा मतलब इसमें ये नहीं है, बस आपको बस ये चीज़ें सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।